जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या होती है, उसके एप्लीकेशंस की भी बात करेंगे हम, और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, स्टार्ट करने से साथ मैं आपको बता देता हूँ, तो जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको जाके प्लीज जरूर देखिए। उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको सारी चीजें और समझ में आएंगे। उस वीडियो के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सबको डिस्कस किया गया। एरिया वेक्टर क्या होता है, बच्चे अक्सर उसमें कंफ्यूज रहते हैं, उसका भी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर दिया मैंने। तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और आनंद आएगा। ठीक है, तो चलिए पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और क्लास की करते हैं शुरुआत। चलिए, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हम यहाँ पे गॉस थ्योरम क्या होती है। तो इसको हम जान लेते हैं बच्चों। तो आप लोगों को क्या बच्चों गॉस थ्योरम क्या होती है, तो सबसे पहले कि कोई भी एक बंद सरफेस ले लीजिए। क्या कि कोई भी एक बंद सरफेस ले लीजिए, उसमें जितने भी चार्ज उपस्थित होते हैं तो उन सबका जो सम होता है, सम और जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, निर्वात की वैद्युशीलता, उनके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, गॉस थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉस थ्योरम कहते हैं। जैसे कि देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है कि किसी बंद पृष्ठ में, ध्यान से देखिए, ठीक है, तो किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस सतह के अंदर मौजूद कुल आवेश और निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो इस बात का क्या मतलब है, तो इसको देखिए ध्यान से। इसका मतलब ये है बच्चों की जैसे कोई भी आपने एक सरफेस ले ली, इस तरीके से आपने एक कोई सरफेस ले ली, ठीक है, तो इसके अंदर कितना चार्ज उपस्थित है उसके मतलब बोल रहा है। तो इसके अंदर मान लीजिए कि चार्ज उपस्थित है इस तरीके से। इसके अंदर आवेश रखा हुआ है बच्चों एक Q1, Q2 और एक रखा हुआ है Q3। तो बेसिकली किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, गॉस थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो भैया इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। तो पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर कितने आवेश उपस्थित है, 3 आवेश उपस्थित है। तो इनका योग Q1 प्लस Q2 प्लस और ये Q3, और इनका अनुपात किसका बच्चों, निर्वात की वैद्युशीलता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो ये करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं गॉस थ्योरम। तो किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स के अंदर मौजूद कुल आवेश और निर्वात की वैद्युशीलता का अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम कहते हैं। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, फाई से। अच्छा, आवेशों को योग को हम क्या लिख लेते हैं बच्चों, इस तरीके से, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख लेते हैं, फाई इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्यू एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। चलिए, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली क्या है ये कि इसका मतलब है यहां पे बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध कुल आवेश, यानी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कितना कुल आवेश है, उन सबका योग और निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, गॉस की प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉस की प्रमेय कहते हैं। क्लियर है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। यूनिट, क्वांटिटी और डायमेंशन इससे पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, तो वो नहीं बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उस लेक्चर को जाके देख लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी, गॉस थ्योरम क्या होती है, किसी बंद गॉसियन पृष्ठ। अच्छा, इसको हम बोलते हैं बच्चों बंद, क्या बोलते हैं, बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं बच्चों। अब इसको हम और अच्छे से बोलेंगे, गॉसियन पृष्ठ। ये काल्पनिक पृष्ठ होता है बच्चों। क्या, काल्पनिक पृष्ठ होता है। तो किसी बंद गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। अब बच्चों याद रखना, गॉस की प्रमेय जो है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है। यानी कि अगर ये पृष्ठ कहीं से ओपन है तो ये लागू नहीं होगी। जैसे मान लो कि इसके बाहर कोई आवेश रखा होता है बच्चों, इस तरीके से, यहाँ पे आवेश रखा होता है बच्चों Q4 और इस तरीके से Q5, यानी गॉस की प्रमेय में आपने देखा कि इनका योग नहीं किया है। योग किसका किया है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ यानी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित जो चार्ज है, तो उपस्थित कितना है, Q1 Q2 Q3, यानी बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश उपस्थित है सिर्फ उसी से मतलब होना चाहिए। बाहर कौन सा आवेश है उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है मेरी बात। तो आई होप आपको ये गॉस की प्रमेय समझ में आ गई होगी।
अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो देख लेते हैं इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो गॉस की प्रमेय के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो गॉस की प्रमेय के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है बच्चों, तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है। तो पहला बिंदु बच्चों क्या है, तो पहला बिंदु यहाँ पे है कि गॉस की प्रमेय विद्युत फ्लक्स से संबंधित है। सही बात है, यानी गॉस की सरफेस किससे रिलेटेड है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से यानी विद्युत फ्लक्स से संबंधित है। जो किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की क्या है माप है। तो विद्युत, मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर, किसी भी क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली विद्युत संख्याओं की माप को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी भी सरफेस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी पास हो रही है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये वाली बात मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि गॉस की प्रमेय केवल बंद सतहों पर लागू होता है, जैसे कि एक क्षेत्र घन, यानी कि गॉस की प्रमेय मैंने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है। क्लियर है, और वो पृष्ठ बच्चों कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है बच्चों, एक क्षेत्र कैसा हो सकता है, घन हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, घनाकार हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, गॉस की प्रमेय किसी बंद सतह के भीतर मौजूद कुल आवेश पर निर्भर करती है। यानी मैंने आपको बताया कोई बंद पृष्ठ है तो उसके भीतर कितना आवेश है, सिर्फ इस बात पे ही गॉस की प्रमेय लागू होती है। इस बात से बाहर कितना आवेश है, इस बात से उसको कोई मतलब नहीं है। यानी पृष्ठ के अंदर कितना आवेश मौजूद है, इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट क्या है बच्चों कि गॉस की प्रमेय का उपयोग विद्युत क्षेत्रों की गणना करने के लिए किया जाता है। तो खासतौर आपको पता है कि गॉस की प्रमेय का हम यूज कहाँ करते हैं, तो जहां हमने किसी पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, गॉस की प्रमेय का क्या करते हैं, यूज करते हैं। खासकर लिखा हुआ बच्चों, खासकर उन स्थितियों में जहां आवेश का वितरण सीमित हो, कैसा हो बच्चों, सिमेट्रिक हो, कैसा, सिमेट्रिक, लगातार इस तरीके से। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो बेसिकली 4 पॉइंट्स है, आपको चारों पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। ठीक है, और कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ तो फटाफट से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आगे फटाफट से। तो यहाँ तक की बात आई होप आपको क्लियर होगी। पांचवा पॉइंट क्या है बच्चों कि गॉस का नियम, गॉस का नियम किसी बंद सतह के लिए सत्य है, चाहे उसकी आकृति आकार कुछ भी हो। यानी गॉस की प्रमेय जो है बच्चों, यानी कि बंद सतह के लिए लागू होती है और उसकी आकृति चाहे कुछ भी हो। यानी गॉस, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान आकृति पर निर्भर नहीं करता कि जो आकृति है उस कैसी शेप है, उसका आकार कैसा है, इस बात पर कोई निर्भर नहीं करता फ्लक्स का मान। याद रखिए। जैसे बच्चों आपको यहाँ पे दिखाता हूं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बच्चों यहाँ पे आपको क्या है कि आपको 4 सरफेस दे रखी है, यानी पहले का एरिया मैंने मान लिया S1 और दूसरी का मान लिया मैंने S2 और तीसरी का मैंने कह दिया बच्चों S3 और इसका कह दिया मैंने S4। क्लियर है, तो यहाँ पे ये कह दिया बच्चों। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक आवेश ये उपस्थित है, यहाँ पे ये आवेश उपस्थित है और यहाँ पे ये आवेश और यहाँ पे ये आवेश। क्लियर है, तो चारों जगहों में देखो बच्चों की चारों की जो आकृति है वो अलग अलग है। ये अपना सर्कुलर टाइप में, ये अपना सिलेंड्रिकल, ये क्यूब में और ये अपने जिगजैग टाइप में। क्लियर है, लेकिन आप देखिए फ्लक्स का मान सब में क्या है, सेम है। इसमें फ्लक्स का मान देखिए, इसमें फ्लक्स का मान क्या है बच्चों, इसका फ्लक्स का मान क्या है बच्चों, इसका फ्लक्स का मान क्या है बच्चों यहाँ पे, तो ये देखिए फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका देख लेते हैं, तो इसका फ्लक्स का मान क्या है, ठीक है, इसका फ्लक्स का मान देखते हैं। और इसका ही फ्लक्स का मान देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए इसका फ्लक्स का मान देख लेते हैं, तो इसका फ्लक्स का मान, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि फ्लक्स का मान जो है वो आकृति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो आप देखिए सबकी आकृति अलग अलग है लेकिन फ्लक्स का मान सब में क्या है, सेम है। तो इस बात से बात समझ में आती है। ठीक है, तो इस बात को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि इसकी आकृति आकार कुछ भी हो, यानी फ्लक्स का मान एक तरह से ये कह सकते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं कि फ्लक्स का मान, फ्लक्स का मान, फ्लक्स का मान आकार, आकृति पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो फ्लक्स का मान आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, चलिए उसी के बाद बच्चों आपको मैं बात करता हूं। तो ये वाली बात यहां तक तो बस आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि फ्लक्स का मान आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यानी आकृति चाहे कैसी भी हो, इस बात से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट।
अब बात करते हैं बच्चों धनात्मक आवेश। क्या बच्चों? धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव फ्लक्स। पॉजिटिव फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स। तो पॉजिटिव फ्लक्स क्या होता है बच्चों? तो याद रखिए, जब किसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी सतह से बाहर की ओर निकलती हैं, क्या बच्चों? जब किसी क्षेत्र रेखाएं जो सतह से बाहर निकलती हैं तो उस सतह से जुड़ा विद्युत फ्लक्स धनात्मक माना जाता है। इसका मतलब है कि सतह के अंदर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। इस बात को आपको लिखा तो हुआ ही है, मैं डायग्राम से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए बच्चों, ध्यान से देखिए कि ये, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई एक शेप है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये कोई एक शेप दे रखी है। अब इसमें बच्चों की एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बच्चों? एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। इस तरीके से एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो इसमें से क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। क्या निकलेंगी बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी इस तरीके से। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, यहाँ पे देखो कि सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बच्चों वो क्या है? बाहर निकल रही है। यानी किसी सतह से अगर कोई सतह के पॉजिटिव चार्ज है, अगर बीच में पॉजिटिव चार्ज रखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इससे बाहर की तरफ निकलती है। किधर निकलती है बच्चों? बाहर की तरफ। और इस वाले फ्लक्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इस वाले फ्लक्स को हम कहते हैं बच्चों क्या? निर्गत फ्लक्स। क्या बोलते हैं? निर्गत फ्लक्स, यानी आउटगोइंग, निर्गत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स, जिसको हम कहते हैं बच्चों क्या? आउटगोइंग फ्लक्स। क्या कहते हैं? आउटगोइंग फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो निर्गत फ्लक्स, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फ्लक्स निकलता है उसको क्या बोलते हैं? निर्गत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत फ्लक्स। जैसा कि लिखा है, जब किसी विद्युत क्षेत्र रेखा किसी सतह की बाहर निकलती है तो उस सतह से जुड़ा हुआ विद्युत फ्लक्स हमेशा कैसा माना जाता है? धनात्मक माना जाता है। इसका मतलब सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। क्या बच्चों? बाहर की तरफ निकल रही हैं, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आती है। अब ऋणात्मक फ्लक्स क्या होता है बच्चों? इसको भी समझ लेते हैं। तो जब किसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी सतह के अंदर प्रवेश करती हैं बच्चों, जब अंदर, जो तो बाहर निकल रही है, जब अंदर प्रवेश करती हैं तो उससे जुड़ा हुआ फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। तो इसका मतलब है कि सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही हैं। कैसे बच्चों? जैसे देखिए, जैसे ये सरफेस दे रखी है बच्चों आपको, ठीक है। अब ये सरफेस दे दिए तो आगत फ्लक्स, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इनकमिंग। इनकमिंग का मतलब ऐसे फोन में देखा हो आउटगोइंग चली जाती है, इनकमिंग। तो इनकमिंग का मतलब आने वाला, इनकमिंग, इनकमिंग फ्लक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इनकमिंग फ्लक्स कहते हैं। तो याद रखना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होता है उसको बोलते हैं हम निर्गत फ्लक्स। क्या कहते हैं बच्चों? निर्गत फ्लक्स। और जो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होता है उसको हम बोलते हैं क्या बच्चों? इनकमिंग फ्लक्स। क्या बोलते हैं? इनकमिंग फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है? तो ये दोनों बात आई होगा, आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट से। तो चलिए, यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर निकलती हैं, जिसको हम निर्गत फ्लक्स कहते हैं। नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बच्चों अंदर की तरफ आता है, जिसको हम कहते हैं आगत फ्लक्स, ठीक है। तो चलिए, ये वाली बात आपको समझ में आती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों समतल कोण। तो समतल कोण क्या होता है बच्चों? तो समतल कोण क्या होता है? किसी समतल में बने कोण को हम क्या कहते हैं बच्चों? समतल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी समतल में बने कोण को हम क्या कहते हैं? समतल कोण कहते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, तो यहां लिख सकते हैं बच्चों किसी, यहां लिखते हैं तो किसी समतल में, किसी समतल में बने कोण को, बने, किसी समतल में बने कोण को समतलीय कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समतलीय कोण कहते हैं। किसी समतल में बने कोण को समतलीय कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतलीय कोण कहते हैं। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों किससे? इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे बच्चों ध्यान से देखिए, ये आपको दे दिया बच्चों, ध्यान से देखिए। अब मान के चलिए भैया, इसमें से आपको पता है अगर बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज रखा भी हुआ है तो देखिए ध्यान से, इस तरीके से मान लो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से रखा हुआ है। तो भैया मान लो कि इसका मैं एक सेगमेंट लेता हूं यहां से, तो ये इस तरीके से वाइट ले लेते हैं, इस तरीके से,
तो भैया ये जो डिस्टेंस है वो मैंने कह दी बच्चों क्या है, ये जो डिस्टेंस है वो मैंने कह दी क्या है, आर है। क्या है बच्चों, आर डिस्टेंस है। और इस पॉइंट को पर्टिकुलर, इस पॉइंट को मैंने कह दिया ए, और इस पॉइंट को पर्टिकुलर मैंने कह दिया बी। इनके बीच का डिस्टेंस जो है बच्चों वो क्या है, एस है। क्या है, एस है। तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर एस है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, अगर इसके बीच का जो एंगल है वो मैंने मान लिया क्या, थीटा है। क्या है, थीटा है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ए से इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। चाप बट्टे त्रिज्या क्या होता है, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। इसको हम बोलते हैं बच्चों आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, रेडियस। क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियस बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों, थीटा से, जैसा कि होता है थीटा। आर्क लेंथ कितनी है बच्चों, तो आर्क लेंथ ये वाली है, यानी कि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आर्क लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। जो कि कितनी दे रखी है बच्चों आपको, एस, यानी इसका चाप कितना है, एस, और रेडियस कितनी दे रखी है बच्चों, आर। तो इससे मतलब निकल के आया हमारा कि ये कितना होता है बच्चों हमारा, ठीक है, ये हमारा कितना होता है बच्चों, तो हमारा s इक्वल टू क्या निकल के आया बच्चों, तो यहां से निकल के आया थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारे निकल के आ गया बच्चों क्या, समतल कोण। तो इसकी अब बात करता हूं इसकी यूनिट की। तो इसकी जो यूनिट होती है बच्चों वो क्या होती है, इसकी यूनिट। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूं तो इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, तो इसकी यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है, क्या होती है बच्चों, रेडियन। क्या होती है, रेडियन होती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी डायमेंशन, तो ये बच्चों क्या होता है, डायमेंशन क्या होती है इसकी, तो ये डायमेंशन बताऊं मैं इसकी, तो ये याद रखना ये बच्चों डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है, डायमेंशन लेस, यानी इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करूं बच्चों 1 रेडियन की, तो 1 रेडियन क्या होता है, ध्यान से देखिए। अगर आपसे 1 रेडियन पूछे कोई, 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन, तो 1 रेडियन क्या होता है, ठीक है, 1 रेडियन क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। तो 1 रेडियन की बात करता हूं बच्चों यहाँ पे, तो 1 रेडियन क्या होता है, तो 1 रेडियन क्या होता है बच्चों, कि अगर मैं यहां कर दूं, यदि, ध्यान से देखिए, यदि एस बराबर कर दूं मैं 1 और आर बराबर कर दूं बच्चों यहाँ पे 1, आर बराबर क्या कर दूं बच्चों यहाँ पे, तो आर बराबर, अरे एस बराबर यहाँ पे कर, अरे एस बराबर कर दूं 1 और आर बराबर यहाँ पे कर दूं बच्चों 1। तो यहां से अगर एस और आर की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या निकल के आएगा बच्चों, ये भी 1 हो जाएगा, एस और आर भी क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1 आ जाएगी। क्या निकल के आएगी थीटा की वैल्यू यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 1 रेडियन आ जाएगी। क्या निकल के आएगी, 1 रेडियन। तो इसका मतलब क्या है, समझेंगे ध्यान से। यदि किसी समतल में बनने वाला कोण क्या होगा बच्चों, यदि किसी समतल में बनने वाला कोण किस तरीके से होगा बच्चों, यानी कि अगर उसके द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई कितनी हो, 1 मीटर, और आर कितनी हो बच्चों, 1 मीटर। अगर चाप और त्रिज्या एक दूसरे के बराबर हो तो उस अवस्था में बच्चों केंद्र पर बना कोण को हम क्या बोलते हैं बच्चों, 1 रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। तो इस बात को मैं ऐसे भी यहाँ पे लिख सकता हूं, यदि किसी समतल में बना, किसी समतल में बनने वाला कोण 1 रेडियन के बराबर होता है, 1 रेडियन के बराबर होता है जब त्रिज्या तथा चाप की लंबाई एक दूसरे के बराबर या एकांक हो। क्या हो बच्चों, एकांक हो, यूनिट हो, एकांक हो। कब होगा बच्चों 1 रेडियन, तो 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या है, किसी समतल में बनने वाला कोण 1 रेडियन के बराबर होता है जब त्रिज्या और चाप की लंबाई क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, या क्या हो बच्चों, एकांक हो, क्या हो, यूनिट हो। एकांकों के बोलते हैं बच्चों यूनिट, यूनिट का मतलब 1 हो। तो उस अवस्था में केंद्र पर बनने वाला कोण क्या होगा, 1 रेडियन होगा। क्या होगा,
1 रेडियन होगा। तो ये वाली बात आपको समझ में आया, किसी समतल में बनने वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, समतलीय कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करता हूं बच्चों नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, इसको ठोस एंगल ना कह के बच्चों इसको घन कोण कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं, घन कोण। ठीक है, ठोस एंगल ना कह के बच्चों इसको क्या बोलते हैं, घन कोण। तो घन कोण क्या होता है बच्चों, कि किसी 3D में, यानी कि किसी 3D में त्रिविमीय शेप में जो बनने वाला कोण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ठोस एंगल। जैसे किसी इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी गोले के पृष्ठ पर बने क्षेत्रफल, किसी गोले के पृष्ठ पर बने क्षेत्रफल तथा त्रिज्या के वर्ग के अनुपात, त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, अनुपात को घनकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बच्चों, ओमेगा किस तरीके का सिंबल होता है बच्चों, इस तरीके से, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे बच्चों आपने बचपन में, आपका जन्मदिन होता है, आपकी मम्मी लोग क्या लेके आती है, कैप लेके आती हैं। तो बेसिकली वो क्या होता है बच्चों, 3 डायमेंशन फिगर होता है। क्या होता है, 3 डायमेंशन फिगर, यानी कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। इसका कलर चेंज कर लेता हूं पहले, ठीक है। चलिए, तो वो बेसिकली इस तरीके से होती है, यानी कॉनिक सेक्शन में, यानी कॉन टाइप में, इस तरीके से। तो बच्चों बेसिकली ये जो एंगल बनता है, ये बनता है कहां पे, इसके यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट एंगल बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ओमेगा। क्या कहते हैं, ओमेगा। अच्छा, इसी के साथ आपको पता है ये 3 डायमेंशन फिगर इस पर नहीं बना सकता। तो ये वाला जो एरिया होता है बच्चों, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया होता है, ये होता है गोले का एरिया। किसका होता है बच्चों, क्योंकि ये स्पेयर होता है, गोले का क्षेत्रफल। क्या होता है बच्चों, गोले का क्षेत्रफल। तो बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी गोले का, यानी ये वाला जो सरफेस है ना, ये वाला एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है, तो बच्चों क्या है, किसी गोले के पृष्ठ पर बने क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को हमने इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पहले ओमेगा से। तो ओमेगा इक्वल टू होता है बच्चों डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है, डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है। तो ये होता है बच्चों, ठीक है। तो डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। अब बात करता हूं बच्चों इसका फॉर्मूला, आपको ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। मैं बात करता हूं बच्चों यहाँ पे, ये क्या है, तो ये है गोले का क्षेत्रफल, गोले का एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, ये है रेडियस। क्या है, रेडियस। अब मैं बात करता हूं इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है बच्चों क्या, स्टेरेडियन। क्या होती है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। अब मैं बात करता हूं इसके डायमेंशन की, तो इसकी डायमेंशन तो याद रखिएगा बच्चों, ये भी समतल कोण की तरह इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, यानी कि ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, यानी विमा विहीन। क्या होता है बच्चों, विमा विहीन, इसकी कोई भी विमा नहीं होती। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं आपको बताऊं 1 स्टेरेडियन क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पे 1 स्टेरेडियन क्या होता है, 1 स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन की बात करते हैं यहाँ पे हम। तो बच्चों 1 स्टेरेडियन क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं कर दूं, यदि बच्चों यहाँ पे डेल्टा ए बराबर क्या कर दूं 1, और यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर की वैल्यू क्या कर दूं बच्चों, यहाँ पे 1 मीटर। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो अब बच्चों अगर इन दोनों की वैल्यू एक एक कर दूं, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, 1 स्टेरेडियन। यानी हम ये कह सकते हैं, किसी गोले के पृष्ठ पर बने क्षेत्रफल और त्रिज्या का वर्ग का अनुपात एक दूसरे के बराबर हो, तो केंद्र पर बना कोण कितना होगा बच्चों, 1 स्टेरेडियन होगा। कितना होगा, 1 स्टेरेडियन। तो इस बात को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। देखिए, यदि किसी गोले का
गोले के पृष्ठ पर बने क्षेत्रफल, पृष्ठ पर बने क्षेत्रफल तथा त्रिज्या का वर्ग का अनुपात एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर हो तो केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण एक स्टेरेडियन होगा। क्या होगा बच्चों? एक स्टेरेडियन होगा, एक स्टेरेडियन होगा। क्या बच्चों? केंद्र पर बना कोण कितना होगा? एक स्टेरेडियन होगा। कब? जब गोले का क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग का ये दोनों की वैल्यू क्या हो बच्चों? यूनिट हो, एक हो, तो उस कंडीशन में ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? एक स्टेरेडियन होगी। कितनी होगी? एक स्टेरेडियन। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, याद रखिएगा, ठीक है? इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये वाली बात समझ में आती है घनकोण की, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे गॉस की प्रमेय की व्युत्पत्ति। क्या बच्चों? गॉस की प्रमेय की व्युत्पत्ति, इस तरीके से इसका डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन को देख लेते हैं बच्चों। तो गॉस की प्रमेय की व्युत्पत्ति यानी डेरिवेशन किस तरीके से होगा? यानी कि जैसे मान लीजिए बच्चों कि एक सतह ले ली मैंने कोई इस तरीके से, जैसे कोई आवेश है, मान लीजिए इस तरीके से कोई आवेश है, ये कोई एक आवेश है। तो बच्चों ये जो आवेश है किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है। किसके अंदर रखा हुआ है बच्चों? ये जो आवेश है किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है। किसके अंदर? बंद पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है, ठीक है? अब ये जो आवेश है बच्चों बंद पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है, तो आपको पता है ये जो आवेश रखा हुआ है बंद पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है। किसके अंदर बच्चों? बंद पृष्ठ के अंदर। तो यहां से बच्चों क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी। क्या निकलेंगी बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगातार गुजरेंगी। तो यहां से बच्चों इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, इस तरीके से लगातार बच्चों क्या बच्चों यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। इस तरीके से यहां से क्या निकलेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बिकॉज क्योंकि बीच में बच्चों क्या है कि हमने पॉजिटिव आवेश रखा है। कैसा चार्ज रखा है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज रखा है। अब बच्चों इससे r दूरी पर ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज लिख रहा है, तो इससे r दूरी पर बच्चों ये जो है ये बंद पृष्ठ के अंदर आवेश रखा हुआ है। बाहर आवेश रखा भी होगा तो इससे कोई मतलब है नहीं हमको, ठीक है? तो बच्चों ये जो इसके चारों तरफ बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसको इस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इस वाले सरफेस को हम बोलते हैं बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं बच्चों? गॉसियन पृष्ठ। ये काल्पनिक पृष्ठ होता है जो अत्यंत कम दूरी के लिए काम करता है। क्या बच्चों? गॉसियन पृष्ठ। क्लियर है? तो बच्चों ध्यान से देखो, अब ये जो एरिया है, अब भाई ध्यान से देखो ये बंद पृष्ठ है तो इसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ बन गया जो कि एक काल्पनिक होता है। तो यहां से अब मुझे क्या है कि बच्चों एक फ्लक्स की गणना करनी है। क्या निकालना है बच्चों? फ्लक्स की गणना करनी है। तो फ्लक्स की गणना करने के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा कि एक जगह यानी यहां से मैं एक स्मॉलेस्ट एरिया ले लूंगा। क्या ले लूंगा? एक स्मॉलेस्ट एरिया ले लूंगा। अब ये एरिया जो है बच्चों मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ, यानी ये एरिया मान लो मैंने यहाँ ले लिया इस तरीके से, तो मुझे इस एरिया में क्या निकालना है बच्चों? गॉसियन पृष्ठ निकालना है। तो प्लस के कारण बच्चों इस सरफेस में देखो कि इस सरफेस पे मैं अगर निकालू यहाँ पे, तो इसके कारण प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बच्चों? तो आप कह दोगे सर इधर की तरफ। अब ये जो सरफेस है बच्चों तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? तो एरिया वेक्टर बच्चों इस तरीके से लिया है मैंने, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? सतह के हमेशा लंबवत। तो सतह के लंबवत किधर बच्चों? इधर। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बच्चों? ये भी इधर होगा। तो इसका एरिया वेक्टर कितना होगा बच्चों? ये भी इधर होगा। अब बच्चों जब छोटा सा एरिया मैंने अगर लिया है तो इस छोटे से एरिया में से ही बच्चों क्या छोटा सा फ्लक्स निकलेगा। तो डी का मतलब होता है बच्चों अल्पतम फ्लक्स। क्या होता है? अल्पतम फ्लक्स। अब सर ये एरिया सर आपने इधर लिया, इधर भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यानी एरिया आपने इसको उठा के इधर रख दिया तब भी बच्चों ऐसे ये एरिया मैंने यहाँ पे ले लिया इस तरीके से, तो बच्चों तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही रहेगा और एरिया वेक्टर तब भी मेरा इधर ही रहेगा। ये एरिया वेक्टर इधर भी ले सकता हूं मैं चाहूं तो हर तरफ ले सकता हूं। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी इधर ही रहेगा, एरिया वेक्टर भी इधर ही रहेगा मेरा, तो एरिया वेक्टर हर जगह इधर ही रहेगा। यानी अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये छोटा सा एरिया अगर मैंने लिया है तो ये छोटा एरिया, ये छोटा एरिया, ये छोटा एरिया, अगर इन छोटे छोटे एरिया को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे इस पृष्ठ का क्या है बच्चों? टोटल क्या मिल जाएगा? टोटल एरिया मिल जाएगा। और जब टोटल एरिया मिल जाएगा तो उस टोटल एरिया में से जितना फ्लक्स पास हो रहा है तो फ्लक्स भी मिल जाएगा मुझे। तो ये वाली बात समझ में आती है। तो मैंने क्या किया बच्चों? टोटल ना करके मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, एक
छोटा सा एरिया ले लिया। अब छोटा सा एरिया ले लिया तो इसमें से जो फ्लक्स निकल रहा है बाद में मैं इसको इंटीग्रेट करके बच्चों पूरे सरफेस का क्या निकाल लूंगा, एरिया निकाल लूंगा। जब एरिया निकल जाएगा तो बच्चों मुझे टोटल फ्लक्स भी मिल जाएगा। तो ये वाली बात आपको समझ में आती है, ठीक है। तो बच्चों इस बात को यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि माना कि लिख सकते हैं, माना कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, अच्छा ये जो दूरी है बच्चों ये आर दूरी है, कितनी दूरी है, ये जो दूरी है बच्चों आर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो माना कि प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर गॉसियन पृष्ठ स्थापित हो जाता है, गॉसियन पृष्ठ स्थापित हो जाता है, स्थापित हो जाता है। जो डायग्राम में समझे उसको लिख दिया, जिससे अल्पतम क्षेत्रफल कितना है बच्चों, डीए, अल्पतम क्षेत्रफल डीए से अल्पतम फ्लक्स डी फाई पारित होता है, ठीक है। यानी अल्पतम क्षेत्रफल से ही बच्चों क्या निकलेगा, अल्पतम फ्लक्स निकलेगा। क्या, अल्पतम क्षेत्रफल से क्या निकलेगा, अल्पतम फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। तो चलिए, तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सतह से, बंद सतह से पारित अल्पतम फ्लक्स परिभाषा से, तो परिभाषा से बच्चों अल्पतम फ्लक्स क्या आता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों अल्पतम फ्लक्स का, तो ये आ जाएगा बच्चों डी फाई इक्वल टू ईडीए कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, डी फाई इक्वल टू ईडीए कॉस थीटा। क्लियर है मेरी बात। तो क्योंकि अल्पतम फ्लक्स है डी फाई, तो छोटा सा एरिया भी तो है डीए, ये छोटा एरिया तो छोटा फ्लक्स, समझ में आ रही है। तो इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो अब बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। तो आप कह दोगे सर कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, और आपने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है, तो एंगल कितना बनता है बच्चों, 0। तो जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे जो थीटा होता है, यानी कि यहाँ पे बच्चों जो थीटा होता है वो थीटा क्या होता है, तो थीटा मैंने बताया था कि एंगल बिटवीन, क्या बताया था, एंगल बिटवीन ई एंड ए, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनने वाला कोण होता है। तो इनके बीच में एंगल कितना बनना है बच्चों यहाँ पे, तो आप कह दोगे सर 0 डिग्री, यानी एंगल कितना बनना है यहाँ पे बच्चों, 0 डिग्री। कितना बनना है, 0 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्षैतिज के लिए, या ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्षैतिज के लिए ओरिजेंटल के लिए, या ये कह सकते हैं हम, या अथवा करके, या करके लिख सकते हैं ई तथा एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण तो बच्चों कोण कितना बना यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। कितना बना बच्चों, 0 डिग्री। तो यहाँ 0 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, डी फाई इक्वल टू ईडीए कॉस 0 डिग्री। क्या, ई फाई इक्वल टू डी फाई इक्वल टू ईडीए कॉस 0, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू बच्चों क्या होती है, तो फटाफट से बताएं। तो कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे तो ये हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डी ए, क्या हो जाएगा बच्चों, ई डी ए। इक्वेशन नंबर डाल दीजिएगा सेकंड। तो यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो ये जो फ्लक्स निकल के आया बच्चों, ये जो फ्लक्स निकल के आया इस वाले एरिया का निकल के आया, किस वाले एरिया का, ये वाला जो फ्लक्स निकल के आया पर्टिकुलर इस वाले एरिया का निकल के आया है। तो कितना निकल के आया बच्चों, ये तो इस ये वाला फ्लक्स निकल के आया 5 इक्वल टू ई डी ए। क्या निकल के आया, 5 इक्वल टू ई डी ए, ये वाला फ्लक्स निकल के आ गया। अब मुझे चाहिए बच्चों पूरे सरफेस का एरिया। क्या बच्चों, पूरे सरफेस का एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, जब भी हमें टोटल सरफेस का एरिया चाहिए होगा
तो हमें कुछ नहीं करना बच्चों, इंटीग्रेट कर देना। क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का, या लिख सकते हैं बच्चों दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। क्या बच्चों? समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। अब मैं दोनों पक्षों का जब बच्चों समाकलन करूंगा तो देखिए ध्यान से, तो समाकलन करने पर यहाँ पे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन का सिंबल ये होता है। तो बच्चों क्या आता है यहाँ पे? फाई इक्वल टू ईडीए, तो डी फाई इक्वल टू, इसका भी समाकलन कर दो, ईडीए। ध्यान से देखो बच्चों, मैंने क्या किया बच्चों, इसका क्या कर दिया? समाकलन कर दिया। समीकरण 2 का क्या कर दिया? समाकलन। ठीक है, तो इसका मैंने समाकलन किया, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले आपको बता देता हूं बच्चों, आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। तो फॉर्मूले क्या है बच्चों? फॉर्मूले ये है इंटीग्रेशन के, अगर कहीं पे लिखा रहता है बच्चों एक्स की पावर एन डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यानी एक्स की पावर एन है तो उसका अगर समाकलन करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसी के साथ आपको याद रखना, कहीं पर लिखा हो बच्चों एक्स की पावर एन एन डी एक्स, तो आपको इसका फॉर्मूला ए जो होता है बच्चों कांस्टेंट बाहर होता है, बचेगा क्या? एक्स की पावर एन डी एक्स। और एक्स की पावर एन डी एक्स किसके बराबर है बच्चों? ए एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यानी ये वाला जो फॉर्मूला बच्चों इसी के बराबर है, तो इसकी जगह पे वैल्यू पूरी ये रखती, तो ये वाली बात आपको समझ में आती है। ठीक है, तो ए इस तरीके से ए एक्स की पावर एन डी एक्स का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा, इसी के साथ जैसे कहीं पर लिखा हो बच्चों सिंगल इस तरीके से वन डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? एक्स होता है। क्या होता है? एक्स होता है। क्या होता है? एक्स। तो ये वाली बात आपको समझ में, ये फॉर्मूला कुछ है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लें। आपके 12th क्लास में सिलेबस में जब आप कैलकुलस पढ़ोगे तो वहां पे ये फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, तो अभी आज आपको फॉर्मूले के रूप में आपको याद कर लेना है। चलिए अब मैं बात करता हूं अपने टॉपिक की, कर स्टार्ट कर। ठीक है, तो चलिए इसको देखो डी फाई इक्वल टू ई डी ए। तो बच्चों ध्यान से देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? वन, इसको क्या लिख सकता हूँ इस तरीके से, वन डी फाई इक्वल टू, इसमें से कांस्टेंट क्या है बच्चों? ई, तो ई को बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा? वन डी ए। तो ध्यान से देखो, जब मैंने यहाँ पे वन डी एक्स लिखा तो एक्स होता है इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे वन डी फाई है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? यहाँ पे तो आप कह दोगे सर फाई हो जाएगा, और ई यहाँ पे कांस्टेंट है तो वहां पे वन डी ए का क्या हो जाएगा बच्चों? ई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई ए हो जाएगा। यानी टोटल सरफेस की वजह से, ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये टोटल सरफेस की वजह से जो फ्लक्स मिला वो कितना होता है बच्चों टोटल? तो फाई इक्वल टू ई ए। क्या होता है? फाई इक्वल टू ई ए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बच्चों आप लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे वी नो डेट, आप जानते हो कि किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या मैं यूं कहूं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है बच्चों मैं यहां रख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन समीकरण एक से, समीकरण तीन से, समीकरण तीन से। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? फाई इक्वल टू, ई की वैल्यू रखी बच्चों वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, इसी के साथ बच्चों आप लोग जानते हो यहाँ पे कि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों? तो ये होता है बच्चों फोर पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? आर स्क्वायर। जैसे ध्यान से देखिए, शेप कैसी है? गोले का है, कैसी है? गोलाकार। तो इसका एरिया क्या होता है? ए बराबर फोर अपॉन, क्या होता है बच्चों? तो ये होता है ए बराबर फोर पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ में आती है। चलिए अब बात करता हूं बच्चों, ये वैल्यू एरिया की यहाँ पे रखी बच्चों क्या? फोर पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या कैंसिल हो रहा है? फोर पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल आउट बच गया। तो यहाँ पे फाइनली हमारा क्या बचा? तो बचा हमारा क्या बच्चों? फाई इक्वल टू, एक तो क्यू बचा और एक बचा बच्चों एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा? एप्सिलॉन नॉट। बस, और यही हमको प्रूफ करना था बच्चों। क्या बच्चों? यही हमको प्रूफ करना था बस। चलिए थोड़ी सी थिकनेस और बढ़ा देते हैं इसकी।
ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, इस बंद पृष्ठ के अंदर एक आवेश उपस्थित था, अगर एक से ज्यादा आवेश उपस्थित होते तो उनका हम क्या करते, योग करते। क्या करते, योग। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ बच्चों, सिग्मा लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ बच्चों, सिग्मा। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, आवेशों का योग, आवेशों का योग, यानी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, आवेशों का योग। ठीक है, सम ऑफ चार्जेस, सम ऑफ चार्जेस, यानी आवेशों का क्या कर देते हैं बच्चों, हम लोग योग कर देते हैं। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए अब देखिए फटाफट से एक बार और देख लीजिए, मैंने आपको क्या क्या बताया फटाफट से। तो एक तो मैंने आपको बताया गॉस की प्रमेय क्या होती है, इसको देख लो, गॉस की प्रमेय क्या होती है। रिजल्ट देखिए फाइनली यही है। ठीक है, और इसको मैंने आपको प्रूफ करके भी यहाँ पे दिखा दिया। इसी के साथ मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको लोगों को बताई, किस किस बात पर फ्लक्स का मान डिपेंड करता है, पॉजिटिव फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव फ्लक्स क्या होता है, इस बारे में भी चर्चा करी मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो इन सभी बातों को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए तो आप देखिए फटाफट से, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, अगर क्वेरी है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया गया है, उसमें आप लिखिए, आपके डाउट का हम समाधान जरूर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अब आएगा आप लोगों का इसके सामने, हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद जो आएगा वो हम डिस्कस करेंगे बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम के जो भी अनुप्रयोग होंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।